नमस्कार साथियों, आप तमाम लोगों को सावन पर्व का भी बधाई देते हुए सोशल जस्टिस मीडिया मंच के माध्यम से पुनः आप सब लोगों के साथ एक बार अवगत हुए हैं, रूबरू होने आए हैं। आज का कुछ बातचीत जो होगा एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग और सामाजिक से जुड़े हुए सामाजिक चिंतन करने वाले व्यक्ति से होगा जो कि बहुत ही समाज के प्रति चिंतित रहते हैं और समाज का भला कैसे हो हमेशा इस बात को सोचते हैं। और आपके आयुध निर्माणी खमरिया के एक बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग बोल लीजिए, और लेबर यूनियन से संबंधित संगठन मंत्री, लेबर यूनियन के संगठन मंत्री भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे सामाजिक विषयों पर और मुख्य मुद्दा हमारा होगा निगमीकरण, निजीकरण का समाज पर और आज के युवा वर्ग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं साथियों रवीश कुमार जी से, जो आयुध निर्माणी खमरिया में कार्यरत हैं और लेबर यूनियन के संगठन मंत्री पद पर भी सुशोभित है। रवीश जी, ये बताइए कि आज वर्तमान सरकार जिस प्रकार से सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण, निगमीकरण, ये कह लीजिए कि उसको बेचने पर एकदम तुली हुई है, तो इसके बारे में आप बताइए कि ये समाज पर और आज के युवाओं पर, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। रवीश जी। धन्यवाद प्रमोद जी। सबसे पहले आपके माध्यम से ही मुझे जानकारी मिल रही है कि मुझे कोई पद भी लेबर यूनियन में मिला है संगठन मंत्री का। तो हो सकता है कि बना दिए हों, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है। और पद पोस्ट में विश्वास करना हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा या कभी मकसद नहीं रहा कि पद में विश्वास करना। काम करने में विश्वास रखते हैं, एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो बाकी अगर हम निजीकरण की बात करें, जो विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि लगातार बहुत तेजी से सरकारी संस्थानें निजीकरण की ओर अग्रसर हैं, कुछ निगमीकरण की ओर अग्रसर हैं। इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और हो भी रहा है। जैसे आज के समय में देखिए कि बेरोजगारी जो है वो लगभग आज़ादी के बाद कह लीजिए या 45-50 सालों में सबसे तेज है या सबसे ज़्यादा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और ऐसी परिस्थिति में सरकारी संस्थानों को, जिसमें सरकार का हिस्सेदारी है, चाहे वो 100% हो या कुछ कम हो, लेकिन सभी को निजीकरण की ओर भेजना, निजीकरण करना काफ़ी पीड़ादायक है और आम लोगों के हिसाब से बिल्कुल ही अच्छा नहीं। आप देख लीजिए कि पहले के समय में, आप अपना समय देखिए, आप हम लोग का समय देखिए या हम लोग खुद का समय देखते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए एक आम छात्र 2-3 सालों में तैयारी करके एक छोटा सा ही सही लेकिन नौकरी लग जाया करती थी। आज बेरोजगारी उच्च सीमा पर है। इसीलिए सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और निजीकरण की ओर नहीं जाना चाहिए। सामाजिक न्याय जो सरकारी संस्थानों में संवैधानिक तौर तरीके, कानूनी व्यवस्था से मिलता है, वो एक प्राइवेट संस्थानों में नहीं मिल पाता। रवीश जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप बोले कि बेरोजगार का चरम सीमा हो चुका है, बेरोजगारी का, यहाँ पर युवाओं काफ़ी बेरोजगार हैं
और बेरोजगारी बढ़ना मतलब देश के लिए खतरा है। इससे आर्थिक स्थिति खराब होगा, घर का, परिवार का, गांव का, एक समाज का, इसके साथ साथ पूरे देश का। ये बताइए कि निजीकरण और निगमीकरण में अंतर क्या है? देखिए, निगमीकरण केवल सरकार कहती है कि हम निगमीकरण कर रहे हैं। जैसे अभी यहीं अगर स्थानीय मुद्दा की बात करें तो आयुध निर्माणी का जो निगमीकरण हो रहा है, हम लोग उसे निजीकरण बोलते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि यह निजीकरण नहीं, ये निगमीकरण है। लेकिन आप देखिए कि जो भी निगम है पहले से, उसमें सरकार का चाहे जितनी भी हिस्सेदारी हो, उसको धीरे धीरे करके बेच रही है और उसको निजीकरण की ओर भेज रही है। निजीकरण पूर्णतः भी किया जा रहा है, तो हम इसे निगमीकरण कैसे माने? आने वाला समय में, आज भले ही निगमीकरण हो रहा हो, लेकिन आने वाला समय में वो निजीकरण ही होगा। इसीलिए निगमीकरण और निजीकरण में अभी के समय में, वर्तमान परिदृश्य में बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आता, बल्कि ये कहिए कि एक निगमीकरण सीढ़ी है, उसके बाद की सीढ़ी निजीकरण। यानी कि निगमीकरण ही निजीकरण का पहला चरण है। तो आप ये बताइए कि यदि निजीकरण हो जाए और सरकारी संस्थानें पूरे बिक जाएं, तो जो युवा पीढ़ी है, जो वर्तमान युवा पीढ़ी जो अपने भविष्य को ये संवारने के लिए रात दिन पढ़ाई करते हैं और रात दिन एक करके एक कंपटीशन देते हैं, तो उनके जन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो छात्रों को? देखिए, छात्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, और हम और आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन लाखों लोग, लाखों घर ऐसे हैं जिनके लिए ये हकीकत होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आप सोच के देखिए कि एक सामान्य परिवार का लड़का जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, जो यहाँ की जितनी भी गांव हैं वहाँ लगभग सरकारी विद्यालय ही है, उस सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे को आप क्या उससे अपेक्षा रखेंगे? उसमें से ये होता था अभी तक कि भले ही आज़ादी के बाद कुछ लोग बोलते हों कि विकास नहीं हुआ या हुआ, ये राजनीतिक बात है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इतनी तो ज़रूर सुविधा मिली कि अब धीरे धीरे लोग, अगर एक घर में 2-3 बच्चा है, उसमें से कोई भी एक होशियार निकल गया, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ा, संसाधन की कमी के बावजूद पढ़ाई किया, किसी तरह से पढ़ाई किया, और उसका एक बच्चा भी होशियार निकल गया, ITI कर लिया या जनरल कंपटीशन की तैयारी किया, तो एक सरकारी नौकरी जरूर उसको मिल जाता था 2-3 सालों की मेहनत से। अगर सभी संस्थानें निजीकरण हो जाएगी, अगर सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे, तो क्या होगा? यही होगा कि जो बच्चे पढ़ के नौकरी लेते थे वो नहीं ले पाएंगे, और उसमें से सामाजिक के हिसाब से, समाज के हिसाब से अगर देखिए तो अगर एक भी बच्चा परिवार में सरकारी नौकरी पा लेता है तो वो अपने पूरे परिवार को कम से कम, अगर वो BPL में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो लोअर मिडिल फैमिली तक अपने परिवार को ले आता है। अगर लोअर मिडिल क्लास में है तो वो कम से कम मिडिल क्लास तक ले आता है। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपने छोटे भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने भतीजे को, अपने छोटी बहन को कम से कम इतना गाइड जरूर करता है कि वो भी एक अच्छा शिक्षा हासिल कर ले, उसको पैसे की कमी नहीं होने देता। ये सब सामाजिक मुद्दे हैं। और अगर आज पूरी संस्थानें बिक जाएगी, सभी संस्थानों का निजीकरण हो जाएगा, तो ये सब जो समस्याएं हैं और ज़्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, तो उसमें जो दिक्कत आने वाली है सामाजिक तौर पे, उस बात को लेकर के मैं रेखांकित कर रहा हूँ कि आने वाला समय में जैसे सरकार चल रही है, ऐसा अगर चलती रहे ऐसी, तो आने वाले समय में छात्र के हिसाब से
बेरोजगारों के हिसाब से, और जो बिल्कुल वंचित तबका है, जो नीचे के स्तर में है, उनके हिसाब से बहुत खराब स्थिति होगी और बहुत दुखदायी स्थिति। मतलब ये साफ साफ एक परिदृश्य सामने नज़र आ रहा है कि यदि सरकारी संस्थान बिक जाएंगे तो एक लोअर मिडिल फैमिली, ये कह लीजिए कि लोअर बैकग्राउंड फैमिली, जो कि एक उम्मीद रखते हैं, जिनके बच्चे थोड़े पढ़ने में तेज होते हैं, तो ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के रेलवे में ग्रुप डी, टेक्नीशियन, ड्राइवर, आयुध निर्माणी में एज ए टेक्नीशियन आइज की नौकरी करेंगे और धीरे धीरे उनका परिवार का इकोनॉमिक परिदृश्य सुधरता है। तो रवि जी, अगला क्वेश्चन है कि चलिए सरकार तो बिल्कुल ही सरकारी संस्थानों को बेचने पर ये कह लीजिए कि मतलब नशा जैसा उनको एक आतुर हो चुकी है कि नहीं, मुझे नशा ही है, सरकारी संस्थानों को बर्बाद करना है, बेचना है, निगमीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर उसको स्पष्ट रूप से बंद करना है। तो जिस प्रकार से आज के छात्र युवा पीढ़ी है, तो उनको आगे की रणनीति क्या होना चाहिए? छात्र आखिर ऐसे चुप क्यों हैं और छात्रों को इनसे सरकार से क्या उम्मीदें करेंगे आज के छात्र? इसमें एक सबसे बड़ी कमी केवल छात्रों का नहीं है, उससे ज़्यादा कमी हम में है, आप में है, और जो समझते हैं इस बात को उनमें है। छात्र तो एक धारा की तरह है। अभी कोई 10th का एग्ज़ाम पास किया, कोई 12th का एग्ज़ाम पास किया, उन्हें इतना हो सकता है समझ में ना आए, उन्हें इतनी समझदारी अभी बिल्कुल ना हो, वो भी पढ़ने में व्यस्त हैं, इधर ध्यान ना आकृष्ट किया गया हो। इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं। हम लोगों को समझा नहीं पा रहे कि ये बिल्कुल ही गलत है। आप छात्रों की बात कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से एक और नया नज़रिया, मतलब एक दूसरे तरफ से अगर सोचे, तो अगर आर्थिक रूप से भी सोचें तो एक सामान्य व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो वो कहीं 2-4-10 करोड़ का बिल्डिंग नहीं बनाता, वो कहीं पॉश इलाका में मकान नहीं बना पाता और वो बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां नहीं खरीद पाता। बस उसको इतना होता है कि एक सामान्य रूप से अच्छा जीवन जीने का माध्यम जरूर हो जाता है, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का माध्यम हो जाता है, लेकिन वो पैसे जो सरकार देती है उनको, वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा भी तो बाजार में ही जाता है। उससे मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, उससे बाजार खुशहाल होती है और जीडीपी बढ़ता है। उसका एक अलग, मतलब अगर इकोनॉमिकली बात करें तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। आप एक चीज और याद कीजिए कि कोरोना का जो पीरियड था, जो ग्रोथ बिल्कुल नीचे चली गई, माइनस में चली गई, -24%। उसके बाद सरकार को क्या करना पड़ा? एक एलटीसी का फॉर्मूला लेके आई कि आप खरीदिए, 3 गुना पैसा का सामान खरीदिए, उसमें 1/3 पैसा आपको वापस मिलेगा। क्योंकि सरकार को जब इतनी जल्दी है सब कुछ बेचने की, ये फार्मूला लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये फार्मूला ये दर्शाती है कि आप पैसा बाजार में भेजिए, आप पैसा बाजार में खर्च कीजिए, और जब नौकरी ही नहीं रहेगी, प्राइवेट संस्थान हो जाएंगे, प्राइवेट नौकरियां होंगी, तो 5-10 हज़ार रुपये पे वो काम कराएगा, तो मार्केट में पैसा फ्लो कहाँ होगा? तो वो भी एक कमी आएगी। जो पैसे का फ्लो मार्केट में होना चाहिए, उससे आपको जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा। सरकार ये भी नहीं सोच रही है, उनको समझने में 6-7 साल लग गए, उसके बाद समझ में आई। उससे जो सरकारी कर्मी हैं, उनका पैसा कोई सेविंग करके सब कुछ नहीं रखता, वो पैसा खर्च ही करता है लोग, और उस खर्च से सरकार को भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स मिलता है, हर एक जगह पे टैक्स है, वो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। तो ये भी एक मामला है, केवल छात्र का तो मामला है ही, और छात्रों को समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि ये सही में गलत फैसला है सरकार का, और इससे वैकेंसी कम होगी, इससे लोग और गरीब और अमीर के बीच जो खाई है वो और बढ़ेगा।
इसलिए छात्रों को भी ये संदेश है, अपील है कि कम से कम अहिंसक तरीके से अपनी बातों को जरूर रखें, सरकार तक अपनी बात चाहे जिस माध्यम से हो जरूर पहुंचाएं कि ये सरकार गलत कर रही है। अगर जिस प्रकार से सरकारी संस्थानों को धड़ाधड़ बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, अगर सरकारी संस्थानें समाप्त हो जाएं तो शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जैसे अभी जो मैंने पहले बात बताया कि एक सरकारी नौकरी हम लोग या और बहुत से लोग, आप सोचिए कि जितने सरकारी नौकरी अभी विगत 10 साल 15 साल में लगे होंगे, मुझे लगता है कि उसका 50% तो जरूर ऐसे होंगे जिनकी पहली पीढ़ी नौकरी में है, सरकारी नौकरी। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई छोटे दुकानदार का बेटा है, कोई सफाई कर्मी का बेटा है, कोई झाड़ू लगाने वाले का बेटा है। जो पहली पीढ़ी नौकरी में है, कोई रिक्शा चलाने वाला का बेटा है, तो वो अपने पूरे परिवार को बाहर लेके आया, उसका जीवन स्तर सुधरा, उसके बाल बच्चों का पढ़ाई का नजरिया सुधरेगा, उनके जितने भी परिवार होंगे, क्योंकि चूंकि एक नौकरी करेगा जब वो, तो उस पर काफी अपेक्षा रहता है, उसके रिश्तेदार का, उसके परिवार का, और सभी लोगों पे वो ध्यान देता है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरता है और देश का विकास होता है। तो ये भी एक कारण है कि निजीकरण से ये एक हानि है। निजीकरण होगा तो क्या होगा कि 10,000, 5,000, 7,000, 15,000 में लोग रखे जाएंगे। तो जब लोग रखे जाएंगे उतने में, तो वो 10-15 हजार रुपए से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, कि अपने छोटे भाई को पढ़ाएगा, कि छोटी बहन पे ध्यान देगा, कि भतीजे को पढ़ाएगा। तो ये भी एक कारण है कि आपको निजीकरण से उसकी 2 पीढ़ी लगेंगे। अगर वो बीपीएल का कोई फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन का, उसका बच्चा यदि प्राइवेट जॉब करता है, तो उसको कम से कम 2 पीढ़ी लगेंगे लोअर मिडिल क्लास तक आने में, अगर प्राइवेट जॉब करता है। अगर वो सरकारी में किसी तरह से आ जाता है, तो अपने ही जीवन काल में, अपने ही समय में वो अपने फैमिली को कम से कम लोअर मिडिल क्लास तक ले आता है। इतना तो जरूर है। यानी ये कह लीजिए कि ये निजीकरण होने से, प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देने से आर्थिक परिदृश्य जो है विषमता की ओर बढ़ेगी। यानी एक तरफ पूंजीपति वर्ग खड़े होंगे, दूसरी तरफ मजदूर वर्ग खड़े होंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो वेतन है वो मनमाने तरीके से देते हैं, और सरकारी संस्थान में जो है एक संवैधानिक तरीके हैं, कानूनी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों का जो भी हो वेतन हो निर्धारण, मतलब एक जीवन यापन करने के लिए उनको भरपूर मिलता है, परिवार का भरण पोषण, शिक्षा बच्चों का देने के लिए। तो रवीश जी, अगला क्वेश्चन है आपसे कि इसको हम सामाजिक न्याय और अन्याय कैसे समझें। मान लीजिए निजीकरण हो गया, तो ये सामाजिक अन्याय कैसे है, और निजीकरण नहीं होता है तो सामाजिक न्याय कैसे है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप बोले कि निजीकरण में पैसे जो होते हैं, जो सैलरी होता है, वो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन वो उनका परसेंटेज कितना होता है? 0.5% भी नहीं होगा, इससे भी कम होगा। 2-4 लोगों को, एक कोई कंपनी है बड़ी, उसमें जो टॉप के मैनेजमेंट होगा, जो 10-5 लोगों की टीम होगी, उनको तो काफी पैसा मिलेगा। वो सरकारी कर्मी को नहीं मिल पाएगा, उतना ज्यादा होगा। लेकिन मैक्सिमम जो 99% जो होंगे, या 99% मान लीजिए, उनकी सैलरी 10,000 और 5,000 होगा। ये आर्थिक विषमता है। यानी कर्मचारी वर्ग का जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनकी सैलरी बहुत ही लो रखा जाता है और मनमाने तरीके से देते हैं। तो उनमें क्या होगा? आर्थिक विषमता तो आएगी ना, अमीर गरीब की खाई तो बढ़ेगी ना, कि जो श्रम का उत्पादन कर रहा है, जो श्रम बेच रहा है, जिसके बदौलत कंपनी चल रही है, जिसके आधार पे पूरा प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उसकी सैलरी बहुत ही कम होगी। और जो सफेद पोश
वहाँ बैठ के केवल नीति निर्धारण करेंगे, व्हाइट कॉलर जॉब वाले जो होंगे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। इसमें एक सवाल और है कि कुछ लोग कहेंगे यार निजीकरण से तो और ज़्यादा रोजगार बढ़ेंगे। तो इसका भी एक ये है कि निजीकरण से रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन वो 10-5 हज़ार वाले बढ़ेंगे। अब जो एमबीए करेगा, जो बीबीए करेगा, जो आईआईटीज करेगा, उनकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन सामान्य लोग, जो आम जनता है, उनके बच्चे, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो बीपीएल वाले लोग हैं, जो वंचित वर्ग का समाज है, उनके बच्चे जो 10th पास करेंगे सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे, सुविधा विहीन रहेंगे, उनको कैसे मिलेगा उतनी हाई सैलरी? वो हाई सैलरी जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके बच्चे जो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख फीस चुका के अच्छी डिग्रियां लेते हैं, जो डिग्री लेते हैं एमबीए की, आईआईटी की, उनको तो सैलरी मिलेगा। उनके लिए अच्छा हो सकता है निजीकरण, लेकिन आम जनजीवन उसके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। रही बात सामाजिक न्याय की, तो देखिए सामाजिक न्याय क्या है? हम जब जन्म लेते हैं, जब समाज में, उसमें कोई प्रकृति ने या भगवान कह लीजिए या जो भी जिसको जो मानते हो, वो कोई भेदभाव नहीं करता। भेदभाव यहाँ सब मानव की ओर से किया जाता है। जो हमारा समाज बना है, सामाजिक रूप से भेदभाव हो जाता है। कोई गरीब घर में पैदा हो गया तो वो उसके पास सुविधा नहीं है, सुविधा विहीन है। कोई वही अमीर घर में पैदा हो गया तो उसको हर एक तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये जो हमारे समाज के वजह से या सामाजिक विषमता कहिए, उसके वजह से जो विषमता है, उसको दूर करने का एक उपाय है कि सरकारी नौकरी थोड़ा सा दूर होता है। आर्थिक रूप से भी होता है तो थोड़ा सामाजिक रूप से भी वो अपना स्थिति सुधारता है। लेकिन अगर इस तरह से सरकार करेगी तो भाई सामाजिक न्याय कहाँ होगा? सामाजिक अन्याय होगा। एक तरफ आप अमीर को अमीर करेंगे, गरीब को गरीब करेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि निजीकरण से सामाजिक न्याय नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए रेलवे यदि प्राइवेट हो जाती है तो उसको अगर कोई एक पूंजीपति वर्ग लेता है तो उसका किराया जो सरकार सब्सिडी देती है, या मजदूरों को या निम्न वर्ग के लोगों को यात्रा करने में जो सुविधाएं होती है सब्सिडी मिलती है, या बोल लीजिए वरिष्ठ जन को, वरिष्ठ नागरिक को जो 60+ वाले होते हैं, यानी कि वो एक प्राइवेट संस्था यदि लेती है, पूंजीपति वर्ग लेती है, तो वो इन सारी चीज़ों को कहाँ ध्यान रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी। जैसे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में यही तो अंतर है कि सरकारी नौकरी में सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा, तमाम तरह की उसकी फैमिली वेलफेयर, तमाम तरह की आपको अन्य सुविधाएं मिलता है। निजीकरण में वो सुविधाएं तो मिलती ही नहीं है। और सरकारी कर्मी के रूप में जो सरकारी नौकरी है, उसमें ये सब तमाम सुविधाओं का सरकार ध्यान रखती है। तब तो वो आदमी बिल्कुल निश्चिंत होके ईमानदारी से काम करता है। एक बात और, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, या लेट लतीफ आते हैं, या अन्य तरह के आरोप लगाते हैं। तो आप एक चीज देखिए कि इस देश में सबसे बड़ा, आप रेल की बात किए, सबसे बड़ा परिवहन व्यवस्था है रेलवे, वो भी सरकारी है। उसके लिए लोग 4 महीना पहले रिजर्वेशन कराते हैं। अगर उस पर विश्वास नहीं होता, 4 महीने पहले रिजर्वेशन करवाते क्या? 4 महीने पहले एडवांस पैसा देते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कौन सा है? आईआईटीज है, वो भी सरकारी है। तो कैसे आप कहते हैं सबसे बड़ा आप एम्स, हाँ, हॉस्पिटल एम्स है। एम्स के सिवा सबसे बड़ा हॉस्पिटल का जैसे ही नाम लेंगे तो दिमाग में पहला आएगा कि एम्स है। अन्य हॉस्पिटल भी, लेकिन एम्स का दिमाग में नाम आया, एम्स है। आप सिक्योरिटीज की बात कर लीजिए, Z+ सिक्योरिटीज क्या है? वो भी सरकारी है। हमारा जो देश सुरक्षित है वो कौन सुरक्षित रखा है? आर्मी, वो भी तो सरकारी है। यहाँ जो भ्रष्टाचार है या चोरी है या अन्य भी चीजें हैं, उसके लिए कौन सुरक्षा देता है? पुलिस, वो क्या है? वो भी सरकारी है।
तो इस तरह से देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं जो रेपुटेटेड हैं वो सरकारी है, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं सरकारी। कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रांति है कि वो सरकारी है तो खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर नीति निर्धारण सही से हो, अगर सही नीति बनाने वाले हों तो सरकारी संस्थान खराब नहीं होते और सरकारी लोग भी खराब नहीं होते। मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी इतने गैर जिम्मेदारी से होते तो आज देश की सुरक्षा इतना अच्छे से कैसे हो सकता था। अगर सरकारी कर्मचारी इतने कामचोर होते तो रेलवे पर आपकी भरोसा कैसे होता। ये कुल मिला के कहिए कि सरकारी संस्थान देश के शान है, शौकत है। या एम्स को ले लीजिए, या आईआईटी को ले लीजिए, या आईएमबी को ले लीजिए, ये बहुत सारे ऐसी संस्थान हैं जो देश को, जेएनयू हो गया वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड में इसका एक स्थान है।